इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम के अंक में जो विषय हम लेकर के हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में, वो विषय है कि मृदा परीक्षण जो है, यानी कि मिट्टी की जो जांच है, वो कितनी जरूरी है, और जरूरी है तो वो कैसे करवानी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जरूरी है कि नहीं मिट्टी की जांच कराना। तो आप जानते हैं कि देश की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, और जो जमीन, जोत की जमीन जो है वो बढ़ नहीं रही, वो आबादी बढ़ने की वजह से घट रही है। दूसरी बात कि एक स्तर तक जो हमने खादों का इस्तेमाल किया, उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई, पर देखने में ये आ रहा है कि अब जो खादों का जो अंधाधुंध इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो फसलों में जो बढ़ोतरी जो है वो देखने में नहीं आ रही। उत्पादन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम बिना मिट्टी की जांच करवाए और अंधाधुंध हम खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी नहीं समझ रहे कि ये जो इसका हमारी जो भूमि है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि मिट्टी की जो बनावट है कितनी पेचीदा है। आप अपने अनुभव के बावजूद भी, आपने बहुत सालों का अनुभव है हर किसान भाई को, पर खेत की उपजाऊ शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। और फसल के पैदावार होने में मृदा परीक्षण की भूमिका ठीक वही है जो एक डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, उनके पास जब रोगी जाता है जांच करवाने के लिए, तो फिर वो रोगी की जांच कैसे करता है? सबसे पहले वो बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। तो ठीक इसी तरीके से जो साल दर साल जो खेतों में जो फसल चक्र उगाए गए हैं, और इससे क्या हुआ कि जो मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर पोषक तत्व थे, उनका दोहन जो है बेजहाद दोहन हुआ है, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त साधन हम जुटा नहीं सके, जिस कारण से जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो लगातार घटती चली जा रही है। इसकी उपजाऊ शक्ति और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मृदा की जांच जो है वो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जिन पोषक तत्वों की भूमि में कमी है उनकी पूर्ति समय पर करी जा सके। आज के बदलते हुए हालात में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादकों की जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के बड़े कड़े मुकाबले हैं, और ऐसे उपाय हमने करने पड़ेंगे कि जिससे हमारी जो फसल की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसके साथ साथ उत्पादन लागत भी कम हो जाए। तो हमें मृदा परीक्षण करवा के पता क्या चलेगा? हमें पता चलेगा कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि तत्व जो हैं, या लवणों की मात्रा जो है, या भूमि का पीएच मान कितना है, सारी बातों का पता चलेगा। और भूमि की भौतिक बनावट के बारे में पता चलेगा। कौन सी फसल किस भूमि में बोई जा सकती है उसका पता चलेगा, और उस खेत में कितनी मात्रा में कौन से खाद की जरूरत है, इस बात का भी पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा भाइयों कि भूमि में किस भूमि सुधारक रसायन का प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। ये सारी की सारी बातों का जो पता कब चलेगा?
जब हम मिट्टी का परीक्षण करा लेंगे। तो अब जब बात इतनी हमारी आपस में होली कि अभी मिट्टी का परीक्षण कराना तो जरूरी है, फिर नमूना कैसे लें मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए? तो मृदा परीक्षण सही और सार्थक हो, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नमूना सही ढंग से ले लिया जाए खेत से। इसके लिए सबसे पहले खेत को ढलान, रंग, आकार के अनुसार कई भागों में बांटना पड़ेगा कि प्रत्येक भाग अपने आप में अधिकतम समान हो, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और जब पूरा खेत लगभग एक बराबर हो जाए, एक समान हो जाए, तो पूरे खेत से एक नमूना तैयार करने के लिए 7-8 जगहों से नमूने लेने पड़ेंगे। और अगर पूरे खेत में अलग अलग तरह का खेत हो तो उन क्षेत्रों का अलग अलग नमूना तैयार करना चाहिए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग परीक्षण करवाया जा सके। और दूसरा ये ध्यान रखने की बात है भाइयों कि जब आमतौर पर मिट्टी का नमूना जो हम 15 सेंटीमीटर गहराई से लेते हैं, मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहले खुरपी से वी, जो अंग्रेजी का अक्षर वी होता है, इस तरीके का खड्डा बना के और दोनों तरफ से 1 से 2 इंच परत खुरपी की सहायता से खुरच लें और खुरची हुई माटी को एक साफ प्लास्टिक की थैली में ले लें। इस तरीके से एक खेत से अलग अलग 7-8 नमूने इकट्ठे करें अलग अलग जगहों से। फिर सारे स्थानों से 71 जो नमूने करे हैं साफ स्थान पर रख के हाथ से अच्छी तरीके से सारी माटी को मिला लें और उसके बाद ढेर को फैला के 4 हिस्सों में बांट के आमने सामने के 2 हिस्से हटावें। और इस तरीके से इस प्रक्रिया को जब दोहरावेंगे जब तक नमूने की मात्रा आधे किलो ना रह जाए, इस बात को इस तरीके से हम उसको करते रहें। और इसके बाद मिट्टी के नमूने को साफ कपड़े या पॉलीथीन की थैली में डाल लें और इस थैली पे किसान भाई अपना नाम लिखे, अपना पता लिखे, खेत का नंबर लिखे और एक लेबल धागे की मदद से थैली पे लगा दें और ऐसा ही लेबल थैली के अंदर भी रख दें। तो ये जो है अब ये परीक्षण के लिए तैयार है नमूना। तो समयग्रस्त भूमि के लिए मिट्टी का नमूना 15 सेंटीमीटर तक और फिर 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई से, फिर 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई से, फिर 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई से अलग अलग नमूने इकट्ठे करने चाहिए अलग अलग गहराई से। और जबकि फलदार और दूसरे वानिकी पौधे लगाने के लिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 फुट की गहराई तक के अलग अलग नमूने लेने चाहिए। तो अब आई बात यह कि भाई नमूना लेते वक्त हमने ध्यान क्या रखना चाहिए। नमूना जब खेत में से ले रहे हैं तो नमूना उस खेत से तो ना ले में जिस खेत में खादर आपने उर्वरक पहले ही डाल दिए, क्योंकि उसका फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा, परिणाम सही नहीं आएगा, वो तो खाद डाले हो या उनका असर आएगा। और बरसात के बाद और उर्वरक प्रयोग के तुरंत बाद नमूना नहीं लेना चाहिए और नमूना किसी पेड़ और खेत की मेड़ के नजदीक से भी नहीं लेना चाहिए। और नमूने को किसी भी हालत में दवाई, उर्वरकों, खाद, ट्रैक्टर की बैटरी आदि के नजदीक जो है वो नहीं रखना चाहिए। और सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण के लिए नमूना लेने के लिए प्लास्टिक या लकड़ी की फट्टी की मदद लेनी चाहिए और नमूना धातु के संपर्क में, किसी धातु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और जंग लगी हुई खुरपी या जो खुदाड़ी है या कसी है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी की जांच जो है वो कितनी बार करा लेनी चाहिए साल में और या कितने अंतर के बाद करानी चाहिए। तो वैसे तो एक पूरी फसल चक्र के बाद मिट्टी का परीक्षण हो जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 साल के अंतराल पे तो अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए भाइयों। वैसे तो मिट्टी का नमूना कभी भी ले सकें, लेकिन खुश्क मौसम में मिट्टी की कटाई के बाद फसल जब जैसे खुश्क मौसम है फसल काट ली, उसके बाद खाली पड़ी जमीन में से और फसल की बुआई से पहले नमूना लेना आसान भी रहता है और नमूना लेना बेहतर भी रहता है। तो ये परीक्षण कहाँ होगा? ये परीक्षण जिला स्तर पे आज हरियाणा में हर जिला स्तर पे लेबोरेटरी हैं, मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं, कुछ सरकारी भी हैं, कुछ फ्रेंचाइजी भी आगे, कुछ प्राइवेट भी आगे। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए, अपनी मृदा का स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने जो मृदा का जो परीक्षण है और मृदा के परीक्षण के साथ साथ पानी का भी परीक्षण जरूर कराएं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपका कराते हैं मनोरंजन
और आपको सुनाओगे रागनी करमपाल शर्मा और इनके साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं। आँखा में चुंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाली सुथरी साड़ियाली आँखा में चोंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाली सुथरी साड़ियाली। पता नहीं कद बंद हो जा कद खुले कर्म की तेजी जिसी बना दी शान राम ने मूल नहीं जमे की साड़ी पे तू आशिक हो गया कार करे सहेजी शिश बदनी से नाम बहू का व राजपूत की बेटी शिश बदनी से नाम बहू का राजपूत की बेटी इस साड़ी पे अच्छा पड़नी ठीक नहीं तेरी छाई सुथरे साड़ियाली आँखा में चोंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरे साड़ियाली सुथरे साड़ियाली। लेकिन जयमल का चाचा तो अपने मन की दुर्भावना का शिकार हो चुका था, तो जयमल से कहता है कि जयमल अब तो मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब मेरी शादी इस सुंदर साड़ी वाली तेरी पत्नी की छोटी बहन से होगी। और जयमल का चाचा जयमल से ये क्या कहने लगा, साड़ी ना मेरा काल समझ हर काम कुटम है खोदी इतनी सुथरी साड़ी से किसी बंधन याली होगी साड़ी यार की बाहर गजब की मेरे चित में मोहगी कह तो उसे क्या होगा न तो किस्मत पर कैसोगी किस्मत पर कैसोगी गोरा बनके यूं खुशबोई खिली चंपे की डाली सुथरे साड़ियाली आँखा में चोंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरे साड़ियाली सुथरे साड़ियाली। लेकिन जयमल समझाता है अपने चाचा को कि चाचा ये बातें तो तेरी मान मर्यादा शान शौकत और इज्जत आबरू के लायक नहीं है। और जयमल अपने चाचा को कैसे समझाता है, एक बात का जान रख मत झूले पाप झूले में किसके ब्याह
करवावे चाचा बड़खानी ब्याज मूले में। राजपूत की बेटी से कदे चल जा खाता भूल में। राजपूतों के पट्टा लगे इज्जत मिले धूले में। राजपूतों के पट्टा लगे इज्जत मिले धूले में। साड़ी आड़ी की बहाने नहीं उसे नाग समझे काली। सुतरी साड़ी आड़ी चाचा मालते तो बुरे ख्यालों में डूब ही चुका था। जयमल के समझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और अपनी जिद पर डटा हुआ क्या कहता है। बात सुनू न तेरी इसकी बहन से ब्याह करवा देना होनी चाहिए देरी। किस बदनी मेरा करेगी आरता साड़ी बनके मेरी। साड़ी बनके मेरी जब तेरी दावत की मूंगा दे बात नहीं जटाली। आख्या में चौंधा सा लाग गया। ये थे करमपाल शर्मा और ये जो रागनी थी ये हमने ली थी रागनी किस्सा जम्मल फत्ते से। भाइयों, एक और योजना के बारे में आज आपके साथ विचार साझा करने हैं और वो योजना क्या है? वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना क्या है? ये योजना मत्स्य क्षेत्र पे केंद्रित है और एक सतत विकास की योजना है जिससे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक यानी कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सारे राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में ये जो योजना है इसको लागू किया जाना है। इस योजना पे कितना निवेश किया जाएगा? इस योजना पे अनुमान है कि 20,050 करोड़ रुपए का निवेश इन 5 साल की अवधि के दौरान कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो 20,050 करोड़ रुपए का निवेश है वो मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है और इसमें लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य जो पालन है और जलीय कृषि में जो लाभार्थी केंद्रित गतिविधियां हैं उन पे और 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि इस तरीके से इन 2 मदों पे जो सरकार जो है वो इतना धन लगाएगी इन 5 सालों के अंतर्गत। भाई, इसका उद्देश्य क्या है?
इसका लक्ष्य क्या है? अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो लक्ष्य ये है कि 2024-25 साल तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त रूप से 60 लाख टन की वृद्धि हो, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य कि वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 100,000 करोड़ रुपए तक किया जाए। ऐसा लक्ष्य है कि ये जो आमदनी है ये 100,000 करोड़ रुपए तक की हो जाए। और लक्ष्य ये भी है कि जो मछुआरे हैं और मत्स्य किसान हैं उनकी जो आय है, आमदनी है, वो दुगनी कैसे हो, दुगनी करनी। और पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को, जो आज 20 से 25% का जो नुकसान किसान झेल रहे हैं, मत्स्य पालक भाई जो नुकसान झेल रहे हैं, उस नुकसान को घटा करके किस तरीके से 10% तक ले आए। और मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियां जो हैं उनमें 55 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा करे जाएं, ये भी लक्ष्य लेकर के ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब बात आती है कि लक्ष्य तो हो गए कि हमारे ये लक्ष्य हैं, पर इनका उद्देश्य क्या है? जरूरत के अनुसार निवेश करते हुए जो मत्स्य समूह हैं और क्षेत्र हैं उनके निर्माण पे ध्यान केंद्रित हो जरूरत के अनुसार। दूसरा उद्देश्य ये है कि मुख्य रूप से रोजगार जो सृजन गतिविधियां हैं, जैसे समुद्री शैवाल है, सजावटी मछली है, इसकी खेती पे खास ध्यान दिया जाए, जिससे कि इससे जो आमदनी है किसान भाइयों की, मत्स्य पालक भाइयों की, वो बढ़े। और ये मछलियों की जो गुणवत्ता वाली प्रजातियां हैं उनकी नस्ल तैयार करने के लिए और उनकी अनेकों प्रजातियां विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास कराया जाए और विपणन नेटवर्क आदि पे भी खास ध्यान केंद्रित कराया जाए, ताकि ये जो लक्ष्य है ये हासिल हो सके। और उद्देश्य ये भी है कि नीली क्रांति योजना की जो उपलब्धियां हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नए हस्तक्षेपों की परिकल्पना हो, जिसमें मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों और नावों के उन्नयन करने के लिए उनकी सहायता करी जाए, बायो टॉयलेट्स बने, लवण और क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार कराया जाए, ई ट्रेडिंग और विपणन इनको बढ़ावा दिया जाए और मत्स्य प्रबंधन योजना जो है उसको भी इसमें शामिल कराया जाए, ऐसा भी सरकार की मंशा है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित अन्य भी बातें हैं, जैसे एक ई गोपाला ऐप है। ई गोपाला ऐप जो है वो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल बनाया गया है और ये कई पहलुओं का समाधान करेगा। ये पोर्टल जैसे कि देश में पशुधन के रूप में जो वीर्य भ्रूण आदि हैं उनमें रोग मुक्त जीवाणु उनको खरीदा जाए और उनका बेचने का इंतजाम किया जाए और पशु किसानों को अलर्ट भेजा जाए कि भाई इस तारीख को ये टीका लगाना, इस तारीख को गर्भावस्था या निदान आदि के लिए ये तारीख है। इस तरीके से किसान की या पशुपालक भाइयों की मदद हो। मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से किसान की मदद हो और गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करा जाए। उसके लिए भी ये जो ई गोपाला ऐप है
ये किसानों की बेहद मदद करेगी और किसानों को, जो पशुपालक किसान हैं, उनको, किसानों को क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में भी सूचना इसी ऐप के जरिए मिलती रहेगी। ऐसी ये है ई गोपाला ऐप। तो इन सुविधाओं का फायदा तो जब हम उठावेंगे, उसके लिए देखो कोशिश तो हमने करनी पड़ेगी। जानकारी देना हमारा काम है, हम जानकारी देंगे। आप जानकारी को सुन करके और उस जानकारी पे जब अमल करेंगे तो ऐसा तो कोई कारण नहीं कि फिर हमें फायदा ना हो। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और अब चलते चलते कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दें। कल हम किसान वाणी कार्यक्रम में जो जानकारी लेकर के हाजिर होंगे वो होगी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे। दूसरा, हम ट्रैक्टरों में ईंधन की बचत कैसे करें, उन उपायों के बारे में भी हम आपके साथ विचार साझा करेंगे। बात मौसम की करें तो आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, तो वहीं न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान ये है कि कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।